गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट बताऊंगा आपको कि क्रिमिनल केस के बारे में, यानी कि जो एफआईआर थाने में रजिस्टर्ड हो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि थाने में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और सीओ साहब यानी कि सर्किल जो ऑफिसर हो या एसएसपी सर सुप्रीडेंट और पुलिस के यहाँ क्या क्या प्रोसीजर फाइल किया जाता है। उसके बाद जो चार्जशीट जो जब कोर्ट में दाखिल होती है उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लास्ट अंतिम जजमेंट तक सभी जानकारी दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बस इस वीडियो में आपको लास्ट तक लगे रहना और सीखना जो मैं बता रहा। हाल ही में मेरे दोस्त आप जानते होंगे कि 1 जुलाई 2024 के बाद नए कानून आ गए, लेकिन उनकी जो सेक्शन याद करना बहुत ही हार्ड पड़ रही, मतलब बहुत ही कठिन हो, क्योंकि हमारे लिए हमने तो बचपन से जो पढ़ा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, यानी कि अधिकतर तो खैर आईपीसी पढ़ा, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा धारा 302, 420 और वही हमारे माइंड में इस टाइम अब भी वही है और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा, ना कि न्यू सेक्शन के बारे में। मेरा जो पर्पस है आपको सिर्फ बताना है कि किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर, उसके बारे में बताना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो आपके खिलाफ, जैसे कोई 420C, 467, 467 यानी कि धोखाधड़ी की और आपने कोई क्या नाम है दस्तावेजों में कूटकरण किया, फेर बदल किया, उसकी रजिस्टर्ड आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी थाने में। उसके बाद पुलिस जैसे एफआईआर दर्ज करोगे, एफआईआर पर एक स्पेशल नंबर देगी, यानी कि जिसे क्या देख रहे हो, मुकदमा अपराध संख्या, मुकदमा अपराध नंबर देगी और उसका असल लिखेगी। उसके बाद एफआईआर में दिया जाएगा क्या, फिर किस टाइम घटना घटी थी और घटना किस टाइम घटी उसका टाइम दिया जाएगा और जिस टाइम थाने पर सूचना प्राप्त हुई उसका टाइम दिया जाएगा और तर्जीनाक डाल दी जाएगी और समय दिया जाएगा। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष हो उसका नाम, पता, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर पूरा डाला जाएगा और साथ ही साथ जिस बंदे ने उसके साथ धोखाधड़ी की उसका नाम, पता, एड्रेस, 1 था, 2 थे, 3 थे, 4 थे उसका, और साथ ही साथ विवरण कि किस किस तरीके से उसने बंदे ने धोखाधड़ी की। और साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई अपने उसके पास जो भी एविडेंस है उससे रिलेटेड कि हाँ भाई इसने धोखा दिया, ये मेरे पास रिकॉर्ड हो, लिखित में या वीडियो में या ऑडियो में, किसी भी तरह का कोई भी उसके पास एविडेंस वो पुलिस को देगा। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, पुलिस देखेगी, पहले जांच करेगी एफआईआर रजिस्टर्ड करने से पहले, और अगर पुलिस को लगता है हाँ ये मामला सही तो रजिस्टर्ड कर लेगी, मैंने जो आपको बताया। जैसे ही रजिस्टर्ड करोगी तो पुलिस इसमें देखेगी कि भाई अगर एक बंदा, 2 बंदा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उस धोखाधड़ी में 3 बंदे, एक का तो मेन रोल दिखा रखा कि भाई इसने किया, 2 इसके साथ थी। लेकिन अगर पुलिस को लगता हो कि भाई ये जो साथी जो पीड़ित पक्ष हो ये इसमें लग रहा कि पुलिस को कि भाई इनका ज्यादा अहम रोल नहीं है क्योंकि जो मेन मुद्दा ही हो उसका रोल ज्यादा, तो उन्होंने धारा 41 का नोटिस दे देगी। और अगर वे बंदे धारा 41 के नोटिस पर दोनों बंदे आ गए, ठीक हो, उन्होंने अगर पुलिस ने थाने से बेल दे देगी। अगर उनका इतना रोल नहीं है, पुलिस को लग रहा हाँ कि भाई ऐसा भी हो सको कि इस बंदे ने जो मेन एक्यूज हो, जो मेन अभियुक्त हो, कि उसने क्या करा कि इन्होंने अपने बातों में लिया या कुछ भी किया, उनका अहम रोल नहीं लगा, पुलिस धारा 41 के नोटिस को उन्होंने बेल दे देगी थाने से ही। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष के जो 161 के जो बयान हो, ठीक हो, उन्होंने दर्ज करेगी। और अगर मुद्दई यानी कि जिन्होंने धोखाधड़ी की वो मुद्दई मौके से ही हम मतलब अरेस्ट हो गया, जैसे 2 को तो थाने से बेल दे दी और जो मुद्दई हो वो मौके से ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो पुलिस उसे जेल भेज देगी। लेकिन पुलिस थाने पर अपना जो प्रोसीडिंग हो, क्योंकि 60 दिन का 90 दिन का इसमें टाइम होता हो, उसमें कम चार्जशीट पूरी तैयार करने का पुलिस के पास, ठीक है। उसके बाद पुलिस क्या करेगी कि जितने भी जो भी पीड़ित पक्ष हो उसके बयान लेगी, जो उसके साथ जो गवाह उसके बयान लेगी और पुलिस वाले जो एफआईआर लिखोगा यानी कि पुलिस का भी बयान लेगी। ये बात खैर बहुत कम लोग है ना कि पुलिस का भी बयान लेगी और उसमें कुछ पुलिस वाले ने जिसने अरेस्टिंग करी, अगर किसी वो मौके से जो मेन एक जैसे 2 को तो क्या दे दी, 2 बंदों को तो थाने से जमानत दे दी तो उनका कोई ऐसा रोल नहीं लगा था। लेकिन जो एक बंदा था
उसका क्या करेगी पुलिस, जिसे जेल भेज दिया था, जिसे उसे अरेस्ट करा या उसके पास कोई भी रिकवर हुआ पैसा, कोई भी, उन पुलिस वालों का भी बयान दर्ज करेगी। हाँ, इसमें एक बात और भी, अगर जैसे दो बंदे धारा 41 के नोटिस को बेल दे दी थी, अगर पुलिस को लगता हो कि हाँ इनका रोल है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक हो, तो पुलिस उनका नाम भी काट सकती है, पुलिस को राइट हो पूरा। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, अपनी केस डायरी कंप्लीट करोगी, चार्जशीट कंप्लीट करोगी, चार्जशीट में अपने नाम लिखोगे। अगर जैसे एक का नाम काट दिया, एक का नाम रखा, तो उसके चार्जशीट में जो मेन एक्यूज है उसका रखोगी। और जो अगर दो हो, दोनों को अगर पुलिस ने नाम नहीं काटा, उनका थोड़ा ठीक, पुलिस को लग रहा है इनका रोल हो भी सकता हो, लेकिन अब ऐसा होगा कि पुलिस उनका भी चार्जशीट में फिर को लिख देगी। और साथ ही साथ जितनी जब जो भी उसकी जो कंप्लीट जो चार्जशीट होगी के बयान लेगी, और क्या होगा उसको 60 दिन के अंदर कंप्लीट कर को सी ऑफिस भेज देगी, ठीक है। उसके बाद जो एक्यूज जेल गया था, अगर उसके जो भी एडवोकेट हो, भाई हो सकता हो कोई इतना बड़ा 420 धोखाधड़ी का मामला हो, कोई सब मिल सको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कुछ भी हो सकता हो। उसके बाद ऐसा होता हो कि सीओ साहब देखेंगे उस चार्जशीट को, उसे देखने के बाद उसको पढ़ेंगे, उसकी सारी इंक्वायरी करेंगे, मतलब सारी इंक्वायरी तो खैर कोर्ट करती हो, उसका देखेंगे प्रॉपर तरीके से, पढ़ को भाई कोई इसमें ऐसी चीज, ऐसी बात तो लिखी हुई है जो पुलिस के अगेंस्ट हो या कोई वैसी, तो अगर कोई पुलिस को लगता है, उसके साहब उसमें कट मार देंगे, कट मार को रेड पेन से लिख देंगे, और फिर वही उसे एसएसपी के पास भेज देंगे। एक बार एसएसपी देखेगा, और ऐसा भी एसएसपी देखेगा, ऐसा भी हो जाए कि सीओ साहब अपना आप भी आप अपना आप भी भेज सकते हो, कहा कि सीओ साहब को राइट हो कोर्ट के अंदर। अब जैसे एसएसपी के यहाँ भेजी, एसएसपी फिर उसको देखोगा, देखने के बाद जो भी अगर ठीक लगा मामला तो उसको फिर ठाक उसको कोर्ट में भेज देगा। कोर्ट में जाने के बाद जो सरकारी वकील हो, अब सरकारी वकील जो होता हो स्टेट केसों में, वो पीड़ित पक्ष की ओर से होता है। उसके बाद नहीं कोई प्राइवेट भी कर सकता हो, दोनों कर सकता हो, कोई प्राइवेट भी कर सकता हो, और सरकारी तो खैर है ही जो सरकार की तरफ से। उसके बाद ऐसा होगा कि कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी, कोर्ट जैसे इस पर संज्ञान लेगी, उस मुकदमे को संज्ञान लेने के बाद कोर्ट बनागी, ठीक है। संज्ञान लेने के बाद चार्ज लेगी अपने हाथ में कि हाँ भाई पला जो अभियुक्त को इनके खिलाफ मुकदमा यो हुआ था, और इस पर चार्ज ले लेगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया भाई धारा 41 के नोटिस पर जो बंदे दो छूट गए थे, पुलिस उनके जो, क्योंकि बेल तो उन्हें भी लेनी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा कि जो वे बंदे उन्हें बाहर से बाहर जमानत मिल जाएगी, यानी कि उसको जेल में अंदर जाना नहीं पड़ने का। वे उनका जो भी एडवोकेट हो, जो भी है, अगर अच्छी मतलब उन्हें प्रूफ कर दे कि कोर्ट बेल के अंदर रखा जी इनका जो रोल हो, झूठा या भाई राजनीति बेस को या किसी भी पार्टी बेस को इन्हें फंसाया गया, नहीं तो इनका कोई रोल नहीं है, और धारा 40 के नोटिस को पुलिस द्वारा ही इन्हें छोड़ दिया गया था, तो कोर्ट को अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, देखो मेन तो कोर्ट का सेटिस्फैक्शन हो, जहाँ कोई भी कैसा भी बड़ा मामला हो। अगर उनका जो भी एडवोकेट हो, उन्होंने क्या करेगा, अपना आत्मसमर्पण की एप्लीकेशन देगा, उन्होंने अभिरक्षा बनाया किसकी, कोर्ट की, और एक बेल एप्लीकेशन फाइल करोगा, और अगर कोर्ट को उसने सेटिस्फाई कर दिया तो उन्होंने जेल में जाना पड़ने का, बाहर तो बाहर जमानत हो जाएगी, क्योंकि पुलिस ने भी जमानत दे दी थानों को इस बात को लेकर। उसके बाद जब उनकी जमानत हो जाएगी, तीनों बेल आउट हो जाएंगे, बेल आउट होने के बाद चार्ज फ्रेम करेगी कोर्ट, चाहिए कि पहले कोर्ट ने संज्ञान लिया था, संज्ञान लेने के बाद फिर उनकी जैसे बेल ले ली, बेल लेने के बाद फिर चार्ज फ्रेम करेगी। अगर कोई एडवोकेट चार्ज पर बहस करता हो, जिस टाइम चार्ज बढ़ना, जैसे में दो अभियुक्त थे, दोनों को भाई वैसे दिखा रखा था उनका रोल, पुलिस में उनका नाम काटते थे, अगर चार्ज में कोई एडवोकेट अच्छा सेटिस्फाई कर देता हो कोर्ट को, तो कोर्ट ही कमी उस जो मामला उसको खत्म कर सकती हो, जैसा उसमें भी कमी दोष मुक्त कर देगी अगर कोर्ट को लगता हो। और अगर कोर्ट को लग रहा हाँ चला ऐसा अपना एक बार ट्रायल हो जाना चाहिए भाई, जब सच निकल को आ ही जाएगा, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, चलो खैर तीनों के खिलाफ किसी को चार्ज से मुक्त करा, चार्ज बन गया, चार्ज बनने के बाद फाइल आ जाएगी एविडेंस। एविडेंस का मतलब गवाही में आ जाएगी। कोर्ट क्या करोगी, कोर्ट समन करोगी किसी गवाहों को, जो भी गवाह है जिसने एफआईआर दर्ज कराई, जो भी पुलिस वाले जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की, या जो भी गवाह है जो जिन्होंने अरेस्ट किया था, जिन्होंने रिकवरी की थी माल की, ठीक हो, उस बंदे को जो वगैरह था। उसके बाद क्या करेगी पुलिस, अपना कोर्ट जैसे ही अपना में गवाह आएंगे, जो भी अभियुक्त के जो भी एडवोकेट हो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। पहले उनका एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगा जो सरकारी वकील कराएगा, उसके बाद जो चीफ में लिखवाया जाएगा उसको क्या करोगी, एग्जामिनेशन ऑफ, यानी कि फिर क्रॉस एग्जामिनेशन उनका अभियुक्त का जो एडवोकेट उनसे सवाल जवाब करोगा। सवाल जवाब करने के बाद जिस टाइम यानी कि जो कंप्लीट हो जाएगी क्या
की जो क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बनती हो यानी कि एविडेंस क्लोज हो जाए। क्लोज होने के बाद फाइल आ जाएगी 313 में, यानी कि डिफरेंस एविडेंस। अब डिफरेंस एविडेंस का मतलब बचाओ जो साक्षी हो, यानी कि जो अभियुक्त है, अगर उनके पास कोई भी ऐसा गवाह है, या कोई भी उनके पास ऐसा सबूत है कि हाँ उन्हें झूठा फंसाया गया, उसके पास जो गवाह है इस मामले में, इस मुकदमे में, तो वो अपना गवाह भी दे सकते हो, या अपना यानी कि अपना एविडेंस दे सकते हो 313 में। हालांकि जो ही हम क्या करते हो भाई, बहुत से केसों में क्या करो, डिफरेंस एविडेंस नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। अगर डिफरेंस एविडेंस दे दे कि हाँ भाई फला टाइम जिस टाइम 420 मुझे बता रहा, मैं वहाँ मौजूद नहीं आता, मुझे फंसाया गया, या जो ये बंदा हमारा बात कुछ और थी कि हमने अपने ही पैसे इसको लिए पीड़ित पक्ष हो, लेकिन इसको जो उन्होंने कहा था भाई डबल दे दे, हमने इसके पैसे दे दिए थे, कुछ डिफरेंस एविडेंस हम जो देंगे, यानी कि कोई गवाह भी दे सकते हो आमतौर पर, जैसे भाई कोई आदमी वो वहाँ का मुद्दा ही हो, जो मौका उसको पता रियलिटी है, हाँ भाई यह बात हो, ठीक हो, वो पीड़ित पक्ष के साथ नहीं उठा, लेकिन हाँ डिफरेंस यानी कि अभियुक्त पक्ष के साथ है, गवाह भी हम दे सकते हो, या कोई लिखित रूप में, या कोई दस्तावेज हो, वो भी हम पेश कर सकते हैं डिफरेंस एविडेंस। जैसे ही डिफरेंस एविडेंस हम दे दें, उसके बाद जो फाइल आ जा वो आ जा आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडवोकेट का अब वो आ जा कि एडवोकेट को इस तरीके से बहस करनी, एक अपने जो भी मुकदमा है उसे एक ऐसा रंग रूप देना ताकि कोर्ट को बाद में यह कोर्ट कैसे सेटिस्फाई करे कि इस मुकदमे में हमें झूठा फंसा रखा और इसमें कोई सत्यता नहीं है, जो भी ये 420 यानी 420 का जो मुकदमा ये बिल्कुल फेक हो, बिल्कुल फेक, इसमें किसी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर कोर्ट को यानी कि मेन मसला जो आर्गुमेंट का, एक एडवोकेट अपनी बहस में अपने तर्क बताकर, यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हो या हाई कोर्ट के जो जजमेंट हो, वो केस कोर्ट को देता हो और बताता हो साहब जो बिल्कुल बेगुनाह हो, फला जगह भी एक ऐसा मैटर था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फला मैटर में ये कहा, माननीय हाई कोर्ट ने फला मैटर में ये कहा, और अपनी जो भी फैक्ट हो, जो भी इसमें देखो मेन जो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ यानी कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जो गवाह आए उन्होंने यह बात बताई और फला यह बात बताई, इसमें यानी कि जो बात पुलिस ने लिखी और जो बात पीड़ित पक्ष में यानी जितने एफ आई आर लिखवाई थी कि पहले तो यह बात बताई और फिर बाद में क्या हो गए, यह बात उनकी साबित नहीं हुई, और बहुत से गवाह जो बता रहा था पीड़ित पक्ष में हॉस्टाइल का मतलब मुकर गए, अपनी बात से मुकर गए। तो अगर कोर्ट ने एडवोकेट ने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया, तो जो अंतिम जो जजमेंट हो क्या हो जा, अंतिम जजमेंट में अपना ऐसा हो जा कि अगर वो अभियुक्त के पक्ष में आ गया, चलो अभियुक्त को जैसे पक्ष में आ गया, तो अभियुक्त के बाद में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जजमेंट को उसका नकल सवाल डाल लेंगे, नकल सवाल डालने के बाद एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जिस थाने का वो मुकदमा उसके आदेश की कॉपी लेंगे, और आदेश की कॉपी लेकर बाय पोस्ट एक एप्लीकेशन के साथ जो भी क्रिमिनल जो रजिस्टर हो थाने का, पहले थाने में आप पहुंचा देंगे एप्लीकेशन के साथ कि मेरे जो रिकॉर्ड हो थाने में जो दर्ज हो उस रिकॉर्ड मैंने कि जो आपका जो आपराधिक रजिस्टर हो उसमें इस बात रिकॉर्ड को चढ़ाया जाए, तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर जाए, जिससे आपका कल को पहचान यानी कि जो भी आपका जो इन्वेस्टिगेशन हो किस चीज़ का, यानी कि आप जब पासपोर्ट बनाओ, इंक्वायरी हो इस चीज़ की, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती, नहीं तो फिर वो आपकी जो रिपोर्ट गलत डाल देंगे। और अगर अभियुक्त को जेल हो जा, पनिशमेंट हो जा, यानी कि 2 साल की सजा हो जा, या 2 साल की सजा होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, उन्हें जमानत मिल जाएगी भाई, अपना जमानत के बाद फिर वो अपील में जाएंगे। अब जैसे भाई अगर लोअर कोर्ट हुई तो सेशन में जाएंगे, सेशन से हुई तो वो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये उसका प्रोसीडिंग हो। खैर और भी बहुत प्रोसीडिंग हो, लेकिन ये मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बता दी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, इंशाल्लाह देखो भाई का चैनल हो, और इसमें मैं आपको कानूनी जानकारी इंशाल्लाह सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से दूंगा, ठीक है भाई। कोई भी इंशाल्लाह बात हो, चाहिए तो कैसा भी हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर हो, इस पर आप कॉल करके आप इंशाल्लाह एडवाइस ले सकते हो भाई, सलाह कोई भी ले सकते हो, सलाह का कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगता, आप कॉल करके सलाह भी ले सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगता। और भाई मैं ऐसा भी नहीं कि आपसे चार्ज लूँगा करूँगा कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, एडवाइस क्या चाहिए, कुछ नहीं यार, अभी तो मुझे सीखना, ज़िंदगी में खुद सीखना